मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जो ख़ास तौर से जो अभी का हाल है, जिसमें अभी हम लोग खुद ही ठा नहीं पा पाए, तो अभी ये फिर से मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपना जो हमारा लक्ष्य है प्यार का कारवां को आगे बढ़ाने का, मोहब्बतों के कारवां को आगे बढ़ाने का, कैसे उसको आगे बढ़ाएँ। मैं ज़्यादा वक़्त लेते हुए नहीं, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो बोलने के लिए। पहले सबसे पहले मैं योगेंद्र यादव जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनसे कहूँगी कि वो अपनी बात रखें। ख़ास तौर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो एक बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट थे एक हिंदी पत्रिका के प्रताप के, और उनकी जो हत्या हुई, वो कानपुर के जो रायट्स हैं, उसमें, और किस तरह से वो हमारे लिए उनकी जो शहादत है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम उनको याद करते हुए ये आज की शाम उनको समर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगेंद्र यादव जी से कहूँगी कि वो अपना पक्ष रखें। शुक्रिया अरविंदर जी। और सोसाइटी फॉर कॉम्युनल हार्मनी के सभी साथियों को, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को साधुवाद। आपने जो बीड़ा उठाया है, इतिहास के जिस मोड़ पे आपने इस सवाल को उठाया है, उससे ज़्यादा रेलेवेंट, उससे ज़्यादा मौजू कोई बात हो नहीं सकती। और ये जो दिन हमने चुना है, गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत के अवसर को याद करते हुए, हम इस देश में आज जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में विचार करें, और उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्या स्रोत, क्या साधन, क्या विरासत हमारे पास है, उसे याद करें। तो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी से बेहतर कोई प्रतीक हमारे लिए हो नहीं सकता। जैसा अरविंदर जी ने बताया, गणेश शंकर विद्यार्थी एक तरह से सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष और सच की पत्रकारिता दोनों के प्रतीक थे। और उनकी मृत्यु, जो कि कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में हुई, वो अपने आप में एक तरह से मिसाल है, उस तरह की मिसाल की जो कि इस देश में ज़रूरत है। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ कि उनके बारे में बहुत कुछ बता पाऊँ आपको। जितना आप सब जानते हैं उतना ही शायद मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज उनकी विरासत को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। ये बातचीत होने से पहले एक अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, जिसमें सब साथी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम तमाम साथी हैरान हुए, कितना शौक लगा उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने पर। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत समय बाद इस बार मुझे संयोग से अवसर मिला कि मैं चुनाव के समय घूम के आम लोगों से कुछ बात कर पाऊँ। और मैंने कई दिन तक ये काम किया जो मैं पहले प्रोफेशनली किया करता था। इस बार छोड़ के मैंने साधारण लोगों से बातचीत की। बिल्कुल गांव में अंदर किसी के चौखट पे बैठ के, किसी के दरवाजे पे जाके, कहीं किसी ढाबे पे बैठ के बहुत लंबी बातें की। और वो लंबी बात करने के बाद मुझे दरअसल बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जब वो परिणाम आया जैसा आया। और वो इसलिए कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश में जाते हैं, उससे उन तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो हमें आँख से दिखती हैं, वो सब व्यक्ति कहते हैं हाँ ये तो है। आप पूछिए बेरोजगारी, वो कहते हैं हाँ बेरोजगारी तो है, मेरे घर में देखो लड़का खाली बैठा हुआ है। आप पूछिए महंगाई, तो अंदर से औरत कहती है कड़वे दिल के दाम कितने बढ़ गए पता नहीं तुम्हें। आप पूछिए छुट्टे जानवर की, तो उसके बाद आपको 10 मिनट तक और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट तक अगर आपको धारावाहिक कुछ सुनने को मिलेगा, छुट्टे जानवर ने क्या कर दिया और नाक में दम हो गया, रात को घर अपने खेत पे मचान बना के सोना पड़ता है सर्दी के मौसम में।
आप पूछिए कोविड में लोग मरे, हाँ साहब मरे, ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल नहीं था, और ये वो। और उसके बाद आप पूछिए कि वैसे सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, सरकार ठीक काम कर रही है। अब आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप हैरान होंगे, पहली बार आप सोचेंगे कि शायद मैं किसी अजीब व्यक्ति से मिल गया हूँ, और पूछेंगे कि सरकार का क्या काम ठीक है? अभी तो आप कह रहे थे छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है। तो वो वोटर आपको बताता है कि नहीं नहीं नहीं, छुट्टे जानवर की समस्या तो है, बहुत बड़ी है, पर इसमें हम योगी जी क्या कर लें, मोदी जी क्या कर लें, उनका क्या दोष है? आखिर गाय को तो हम ही छोड़ते हैं, दोष तो हमारा ही होना चाहिए। आप पूछिए कि आप तो बता रहे थे गांव में इतने लोग मरे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें अस्पताल नहीं मिला। अरे भैया, ये तो पूरा दुनिया में हुआ, हमारे यहाँ क्या खास हुआ है? तो ऊपर आपदा है, प्रकृति की आपदा है, आ गई, हम क्या करें? तो आप पूछिए कि मगर दिक्कत क्या है? तो फिर वो दिक्कत बताते हैं कि भैया, अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई ना, तो बहन बेटियों की इज्जत को खतरा है। फिर मैं पूछता था कि अच्छा, आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए बहन बेटियों पे कुछ हमला हुआ था? आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में? एक दो जगह को छोड़ के लोग कभी इसका उत्तर नहीं दे पाते थे, मगर कहते थे कि ऐसा हुआ। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप पूछें तो कहेंगे अरे अरे, आपको मुजफ्फरनगर का नहीं पता, वहाँ क्या हुआ था? मैं कहता था भाई, ये तो बहुत साल पुरानी बात हो गई, आपके यहाँ स्थानीय कुछ ऐसा हुआ था क्या? इसका उत्तर नहीं मिलता। लेकिन हर व्यक्ति कहता है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत को खतरा है। कहते समाजवादी पार्टी और गुंडों की बात करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खुरचिए, थोड़ी बात को लंबा चलाइए, तो ले दे के मामला मुसलमानों पे आता है कि मुसलमानों का बहुत मन बढ़ गया है। और ये जो सारा मामला, एक वो लोग भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर था, हम वो देखने गए थे। तो जो लोग किसान आंदोलन के असर में थे और जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले थे, वो भी इस बात से सहमत होते थे कि हाँ हाँ, ये तो बहुत गुंडागर्दी होगी और मुसलमानों का बहुत मन बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब कि एक बिना अघोषित, इतना अघोषित भी नहीं था वैसे, लेकिन एक अघोषित सांप्रदायिकता ने इस चुनाव का फ्रेम पहले दिन से बांध रखा था। बाकी सब बातें उसके भीतर होती थी। योगी जी को केवल 80-20 की बात करनी होती थी, वह सारा उत्तर प्रदेश समझ जाता था कौन 80 है, कौन 20 है, क्या होगा। और जिस तरह के कई स्पीचेस दिए गए, आप सब लोगों ने देखा होगा। इलेक्शन कमीशन आंख मूंद के देखता रहा इन सब चीज़ों को, ये भी आपने देखा होगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का एक खांचा इससे बंध गया था कि अपना कौन है, पराया कौन है। और अपना है तो अपने के साथ खून भी माफ है, अपनों से गलती होती है, कोई बात नहीं, कुछ चीज नहीं मिली, लेकिन अपने तो अपने ही हैं। और अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो ये होगा, वो होगा, इत्यादि। लेकिन ये केवल ये नहीं था, इसके साथ में ये भी था कि योगी जी राष्ट्रवादी है। केवल हिंदूवादी नहीं कहते थे वो, राष्ट्रवादी। अपनी सभ्यता, थोड़ा बात करें, साधारण व्यक्ति ये सब बातें नहीं करता था, पर आप किसी के साथ बैठ के थोड़ा लंबी बात करें तो उन्हें स्पष्ट था कि हमारे राष्ट्रवाद, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत, उसकी सच्ची प्रतिनिधि अगर है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। ये मानसिकता है जो कि वोटर को ऐसी सरकार, जो कम से कम मेरी निगाह में कतई तौर पे निकम्मी सरकार थी, बाकी जो कुछ किया वो अलग बात थी, लेकिन एक निकम्मी सरकार पंजाब में भी थी, निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी। पंजाब की निकम्मी सरकार को लोगों ने सजा दी जो उसे मिलनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को इनाम मिला।
ऐसा क्यों हुआ, ये जब हम समझते हैं तो हम उसके नज़दीक आते हैं जो उत्तर प्रदेश का सच था, जो मैंने बार बार कहा कि एक ऐसा डीप कल्चरल कनेक्ट बनाया है, कल्चरल इमोशनल कनेक्ट बनाया है, जो किसी भी फायदे नुकसान के गणित से अलग है। कि मेरा नुकसान भी होगा तब भी मेरा आदमी है, मैं तो उसे ही वोट दूंगा ना। नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में उससे झगड़ लूंगा कि भैया इतना नुकसान मत किया करो, लेकिन है मेरे। ये जो बदलाव आया है, ये है सबसे गहरी चुनौती। उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण करते समय मैं इससे बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम सबके मन पे इस वक्त वो बात हावी है, हम सब इसके बारे में सोच रहे हैं। इससे अफसोस भी हो रहा है, घबराहट भी होती है, गुस्सा भी आता है। परिवार के, दोस्तों के, पुराने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में से बाहर निकलने का मन करता है, वो सब हम करते हैं। उस स्थिति में हम कैसे इसे समझें? और यहाँ मैं समझता हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी की जो विरासत है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो विरासत हमें अ, इस चुनौती से सामना करने के कुछ सूत्र बताती है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकारिता अपना धर्म चुना, और वो आज के ज़माने में सबसे बड़ा काम है, केवल पत्रकारिता नहीं, कम्युनिकेशन इन जनरल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज देश तोड़क प्रवृत्ति रखते हुए भी इस देश पे के दिलो दिमाग पे कायम है, सिर्फ पैसे के दम पे कायम नहीं, सिर्फ डंडे के जोर पे कायम नहीं, सिर्फ हेरा फेरी के जोर पे कायम नहीं। ये सब करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग आज इस स्थिति में ही नहीं है कि आंख भी उठा सके भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो हेरा फेरी है, पैसा है, डंडा है, सब चीज़ है, लेकिन अंततः वो दिलो दिमाग पे कब्जा करके कायम होते हैं। तो मैंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग से ज़्यादा ये तो माइंडस्केप कैप्चरिंग हो रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसका जरिया है कम्युनिकेशन। ये सरकार अगर किसी एक चीज़ पे कायम है तो वो है कम्युनिकेशन। केवल और केवल, आप उसको प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, पर केवल प्रोपेगेंडा ना कहिए, कम्युनिकेशन जानते हैं। मैं समझता हूँ आज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास शायद दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीन इनके पास है। उस मशीन के तमाम हिस्से मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देख ही रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा क्या कहूँ मैं। लेकिन सोशल मीडिया, जिसको हमने सोचा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया की गुलामी से अलग होने का औजार होगा, वो भी पैसे से और ट्रोल से कैप्चर किया जा सकता है। और यही नहीं, आप पार्क में घूमने जाइए, वहां बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में घूमते वक्त जहां जहां गया, जिस भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या वोटर, वोटर तो नहीं, समर्थक से मिला, और जो थोड़ा सा उनका बूथ लेवल का कार्यकर्ता समझ लीजिए जो था, उससे मिला, वो दनादन अपनी उंगलियों पे आंकड़े गिना सकता था, सच्चे झूठे, उसमें से आधे से ज्यादा आंकड़े झूठे होते थे, लेकिन उसके पास आंकड़े थे, उसके पास तर्क थे, उसके पास कुतर्क थे, उसके पास हर संभावित सवाल का जवाब था। जवाब गलत था, लेकिन आपको 2 मिनट चुप करने के लिए पर्याप्त था। समाजवादी पार्टी के वर्कर को यह पता ही नहीं था कि उसकी अपनी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या वायदे किए हैं। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कितनी कम्युनिकेशन की पावर है। बीजेपी के समर्थन में बोलने वाले लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ही भाषा में बोलते थे, एक ही तरह के तर्क देते थे। इतनी बड़ी कम्युनिकेशन मशीन का आज हम सामना कर रहे हैं, और उसके लिए मैं समझता हूं आज हम जो मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इस मशीन के मुकाबले में मुकाबले में कैसे खड़े हो सकें। इस मशीन के मुकाबले में हम क्या एक मशीन खड़ी कर सकते हैं? दूसरी भाषा में कहूं तो मैं कहता हूं कि क्या ट्रोल आर्मी के मुकाबले में हम ट्रुथ आर्मी खड़ी कर सकते हैं? ये ट्रुथ आर्मी का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है कि आज इस देश में
जिस किस्म का झूठ चलाया जा रहा है, सांप्रदायिकता का जिस तरह का द्वेष है, जिस किस्म के एकदम बिल्कुल खुली घृणा फैलाई जा रही है ऊपर से नीचे तक, उससे बहुत लोग तंग हैं। बहुत साधारण भारतीय को लगता है कि ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जो तंग है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और यही इस सत्ता की, यही भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सफलता है कि हर व्यक्ति जो उनके साथ है, चाहे वो अपने मोहल्ले में अकेला है, वो व्यक्ति वो व्यक्ति अपने आप को बलशाली, सशक्त महसूस करता है। और जो इनके विरोध में है, चाहे वो 10 लोग एक साथ बैठे हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। टीवी से आप पे हमला हो रहा है, सोशल मीडिया से आप पे हमला हो रहा है, चारों तरफ आप इधर उधर देखते हैं, आपको एक ही आवाज बार बार सुनाई देती है, और अंत में आप अपने आप को घिरा हुआ और अकेला पाते हैं। इस अकेलेपन को कैसे तोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं एक सुझाव ये रख रहा हूं कि हम एक ट्रुथ आर्मी बनाएं। क्या होगी वो ट्रुथ आर्मी? ट्रुथ आर्मी मतलब इस देश में इस झूठ के तंत्र का मुकाबला करने के लिए, और झूठ के तंत्र का मुकाबला एक दूसरे झूठ से नहीं, सच से मुकाबला करने की एक एक बड़ी शक्ति तैयार की जाए। वो शक्ति कैसे तैयार होगी? मैं आपको सच बताता हूं, इस देश में कम से कम कुछ लाख लोग जरूर हैं जो बुरी बेहद तंग हैं इस किस्म की तंत्र से, जिनमें क्षमता है जवाब देने की, जिनमें इच्छा है, और जो अपना कुछ देकर ये काम करना चाहते हैं। मतलब इस ट्रुथ आर्मी के लाखों वॉलंटियर अपने अपने घर में बैठे हुए बेरोजगार हैं। आज बेरोजगार इस अर्थ में कि कुछ करना चाहते हैं, करने को है नहीं। हो सकता है अभी हम जो लोग सुन रहे हैं इनमें से भी काफी लोग ऐसा हों। मैं कई साथियों से महसूस करता हूँ, साहब बहुत गलत हो रहा है, क्या कर सकते हैं आप बताइए। इन किसी पार्टी में जाने का तो मन नहीं करता, क्या कर सकते हैं? तो ट्रुथ आर्मी कैसे खड़ी होगी? सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मुझे महसूस होता है कि हमारे लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव दोस्तों में कम्युनिकेशन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सिर्फ बीजेपी के पास स्ट्रेटेजी है। बीजेपी हमारे लिए फंदा बुनती है, हम खुशी खुशी अपना पांव उस फंदे के अंदर आके देते हैं। कभी वो कश्मीर फाइल्स खोल देते हैं, कभी आप उनसे चुनाव में हिसाब मांगिए तो वो हिसाब का सवाल उठा देते हैं। वो फंदे लगाते जाते हैं, हम उनके फंदों में पांव देते चले जाते हैं। इससे एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, एक अलग समझ हो सकती है। और मैं समझता हूं कि कुछ दोस्तों को मिलके बैठ के सोचना चाहिए कौन से सवाल हैं जिन पर हमें आगे प्रोएक्टिवली प्रचार करना चाहिए, नहीं तो सारा वक्त हमारा उनके बनाए हुए एजेंडा का जवाब देने में निकल जाता है। एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहें सबका स्वागत है। मगर ये हम मान के चलें कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में कुछ गड़बड़ है। हम जो कर रहे हैं उससे इस देश में सांप्रदायिकता को बल मिल रहा है। आप रोज सुबह बैठ खड़े होके कहिए बीजेपी मुसलमान विरोधी है। बीजेपी एग्जैक्टली यही चाहती है कि आप और मैं करें। ये उनके एजेंडा में 100% फिट करता है। उनको आप मुसलमान विरोधी बताइए, अल्पसंख्यक विरोधी बताइए, सेकुलरिज्म का विरोधी बताइए, तो अंततः हम वो काम कर रहे हैं जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। हमें एक अलग रणनीति बनानी होगी। पहले एक रणनीति बनाएं। दूसरा, हम इस देश के जो बेहतरीन लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, लेखक हैं, पोएट हैं, कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, आज भी इस देश के क्रिएटिव वर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विचार के साथ जुड़ा है। वो हमारे साथ है, वो इनके साथ नहीं है। एक कश्मीर फाइल बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन आज भी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा बेहद परेशान है इस देश को बचाने के लिए। कहीं महसूस करता है कि वो करें। हाँ, वो जेल जाने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अपना कुछ पैसा, कुछ समय देने को तैयार होंगे वो सब। तो दूसरा कदम है कि एक बार आपने रणनीति बनाई तो उसके हिसाब से अच्छे मैसेजेस,
अब मैंने जाना है कि लेख पढ़ने का जमाना चला गया, प्रताप वाला समय चला गया, जनसत्ता का समय चला गया, अब कोई पढ़ता नहीं है। अब मानव सभ्यता दोबारा रिटर्न से ओरल पे वापस आ रही है। तो ठीक है, आप भी आ जाइए। अब आप सुनाइए, अब आप वीडियो बनाइए छोटे छोटे तरीकों से, तो क्रिएटिव्स बनाए जाएं, दूसरा कदम। और तीसरा कदम कि जब वो क्रिएटिव्स तैयार हो जाएं, बहुत स्ट्रेटेजिकली रोज सोचते हुए कि आज क्या करना चाहिए। आप में से तमाम लोगों को संघ परिवार वालों का व्हाट्सएप कभी ना कभी देखने को मिलता होगा। जितना भी गुस्सा आए उसके ऊपर, कुछ भी हो, मगर देखिए कितना शातिराना तरीके से बनाए जाते हैं, स्कूल के चुटकुलों की शक्ल में बनाए जाते हैं वो मैसेज, तमाम तरीकों से किए जाते हैं। तो उसमें और उनके जो मैसेज हैं, कभी कहानी की शक्ल में, कभी चुटकुले की शक्ल में, अलग अलग तरीके से वो मैसेज दिए जाते हैं। क्या हम लोग वो मैसेज नहीं बना सकते? वो बना के फिर तीसरी स्टेज जो है वो ये है कि देश भर में ऐसे वॉलंटियर को रिक्रूट करें। कुछ नहीं, ये नहीं कहिए कि आप देश के लिए जान दे दीजिए, ये मत कहिए आप होल टाइमर बन जाइए। सिर्फ इतना कहिए, अच्छा आप 2 घंटा दे दीजिए, अच्छा आप वीकेंड के अंदर आधा दिन दे दीजिए, और जिसमें वो लोग इस मैसेज को स्प्रेड करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश में ऐसी आर्मी है, बस हम उस आर्मी को संगठित नहीं कर पाए हैं, उसको यूनिफॉर्म और टोपी नहीं पहना पाए हैं, ये हमारी कमी है। तो मैं समझता हूं कि आपने ये जो आज गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करने का फैसला किया है, सेकुलरिज्म को यदि बचाना है हमें इस देश में, कम्युनल हार्मनी को बचाना है, क्योंकि आज कम्युनल हार्मनी पे जो हमला है वो इस देश की बुनियाद पे हमला है। इससे यदि बचाना है तो मैं समझता हूँ कि हम सबको गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रेरणा लेके कम्युनिकेशन को अपना औजार बनाते हुए उस पर एक, जिसे मैं ट्रुथ आर्मी कह रहा हूँ, आप इससे बेहतर नाम सोच सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा ट्रुथ आर्मी के वॉलंटियर को आप क्या कहेंगे? सो मैंने पूछा क्या कहना चाहिए। एक साथी का बड़ा अच्छा सुझाव आया, उसने कहा सत्य शोधक। जो महात्मा फुले ने कहा था, सत्य शोधक। हमें सत्य शोधक खड़ा करने हैं देश में, एक ट्रुथ आर्मी खड़ी करनी है। वो करना गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति को सबसे सुंदर कर्मांजलि होगी। श्रद्धांजलि का वक्त अब निकल गया, अब कर्मांजलि दे, कुछ करके ऐसा खड़ा करें जिस आदर्श को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। और महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर उनके लिए एक श्रद्धांजलि लिखी थी उस वक्त। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपसे भी विनती है कि हम ऐसे किसी काम में जुटें। और मुझे पता लगा कि आप लोग शायद एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करने वाले हैं। उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो यूट्यूब चैनल भी इस देश में ट्रुथ आर्मी बनाने की दिशा में कुछ काम कर सकेगी, ऐसी मेरी कामना है, विश्वास है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, जो आपने अपने विचार सामने रखे। बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से आपने जो यूपी के चुनाव का और उनको कैसे आपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी से जोड़ा है कि आज हमारी जो जरूरत है वो कम्युनिकेशन की है। बहुत सही आपका एनालिसिस था कि हम लोग भूल गए, हम लोग का सबका ध्यान वोट्स की तरफ था, माइंड की तरफ ध्यान नहीं था। और ये भी बहुत सही बात है कि सेकुलर फोर्सेस हमेशा पीछे रह जाती हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले प्रोफेसर इम्तियाज अहमद ने जेएनयू में एक मीट करवाया था गोमती गेस्ट हाउस में, और उसमें तमाम लोगों को इकट्ठा किया था उन्होंने। उसमें फारूक शेख, टीस्टा टेलवाड और सब लोग आए थे, जो उस वक्त भी ये पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हुआ था। और उस वक्त भी यही कंसर्न था, यही दो राहे पे हम लोग खड़े हुए थे कि कैसे हम अपने देश में जो है सेकुलरिज्म और कम्युनल हार्मनी को बचा सके। और ये बहुत सही बात है, सब लोग बहुत अंदर से परेशान है, बेचैन है, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, क्या करें। और ये जो स्ट्रैटेजी की बात है, बहुत सही कि हम कैसे, अगर हम ट्रोल आर्मी को ट्रुथ आर्मी से रिप्लेस करना पता नहीं, लेकिन हाँ उसके जवाब में, उसके रिस्पांस में जरूर हम खड़ी कर सकते हैं। और
इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, क्योंकि सब छुटपुट तरीके से बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं और वो फिक्रमंद हैं। और मेरी जो ये फिक्र है, क्योंकि ये जो जनरेशन है आपकी हमारी, जो जिन्होंने पार्टीशन की कहानियां सुनी है, सईदा जी की जो पार्टीशन के बारे में जानती हैं, हमारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जिस कगार पे हम खड़े हैं वो हमें किस और लेके जा रहा है, और कैसे हमें वापस जो है इस डगर पे चलना है, कैसे चलेंगे। रास्ते कठिन है, लेकिन आपने सही कहा कि कम्युनिकेशन को अगर हम साधेंगे, और देखिए कितनी बड़ी बात हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जो अपना पराया का फर्क किया है, जो अदरिंग का प्रोसेस है, उसको हम कैसे एड्रेस करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सईदा हामिद जी को कहूंगी, निमंत्रण देती हूँ कि वो अपना अपना वक्तव्य सामने रखें। प्रोफेसर आनंद कुमार भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और कई वरिष्ठ साथी जुड़े हैं, रजी साहब हैं, आशीष नंदी जी हैं, और बहुत सब तमाम साथियों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वक्तव्य के बाद फिर हम चर्चा की लिए थोड़ा समय रखेंगे। सईदा आपा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारी पुरानी साथी हैं अरविंदर, और आपने इसको कोऑर्डिनेट करने का पेड़ा उठाया है। और अभी मैंने एक और बहुत हमारे पुराने साथी और जिनके साथ हमारा बहुत बहुत वक्त गुजरा है, योगिंदर यादव को सुना। और बल्कि आज या कल मैंने उर्दू अखबार में इनका बयान भी पढ़ा, जिसमें इन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में एक बहुत ही कंसिडर्ड एंड बैलेंस्ड इन्होंने एक बयान दिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस वक्त जब हम गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत को कमेमोरेट कर रहे हैं, उस वक्त जो एक तरह से वो हमारे आगे एक मिसाल है, वो हमारे आगे कम्युनल हार्मनी की एक मिसाल है, वो हमारे आगे एक मीडिया के जो स्ट्रेंथ है, मीडिया की जो कर्तव्य है, मीडिया का जो उसूल है, उसके भी एक प्रतीक हैं। तो इसको लेके अगर मैं योगिंदर यादव की ही बात को आगे बढ़ाऊं, और उन्होंने जैसे जो बातें कही हैं अपने अपने तरीके से, योगिंदर जी हम सब ये बात सोच रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्यों नहीं काम कर रही। और एक बात आपने बहुत सही कही। खैर मेरे तो 2-3 वजूहात हैं जो शायद मेरे इंडिविजुअल हैं, आप लोगों के भी हैं, कि हम लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं। दिस लोनलीनेस इज किलिंग अस। मुझे पता है कि यहाँ अनिल नौरिया बैठे हैं, यहाँ आप हैं, यहाँ इतने सारे साथी हैं, यहाँ आनंद हैं, यहाँ अरविंदर हैं। मुझे पता है कि हमारे हम नवा इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, मगर एक अंदर हमारे दिल की गहराइयों में एक लोनलीनेस है। तो जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं, अपने अपने तरीके से सोचते हैं, अलग अलग हम छोटे छोटे ग्रुप्स में इस वक्त जो हमारे मुल्क को, जिसको आपने बहुत सही तरीके से बयान किया, जो हमारे मुल्क के सामने जो खतरा है, उसको हम अलग अलग तरीके से कुछ इवेंट करके, कुछ वेबिनार करके, कभी जंतर मंतर में, कभी लेख लिखे, उससे हम उसको कोशिश करते हैं अपने अपनी कि कहीं ना कहीं ये ज़र्ब लगेगी और ये इमारत जो है ये किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर वो नहीं हो रहा। और इस वक्त जो योगिंदर ने जो सुनाया, जो बातें उन्होंने जाके लोगों के सामने, जो उन्होंने यूपी के इलेक्शन में जो बातें उन्होंने सुनी, मैं तो नहीं गई वहां, जिन गली और मोहल्लों में ये गए, I really didn't go anywhere, मगर उससे तो एक तरह से दिल और दिमाग की आंखें खुल गई कि जिस तरह से इन्होंने माइंडस्केप को कैप्चर किया है। इट्स अमेजिंग स्ट्रेटजी। इन्होंने डीप कल्चरल और इमोशनल को कनेक्ट किस तरह से कर दिया है कि मैं हर तकलीफ पे मुझे गवारा है, मगर भाई अब ये तो हम पे होना ही था, ये तो आपदा है, ये तो भगवान की
ये तो हमारे ऊपर भगवान के एक तरह से कोई क्रोध है, या भगवान की दिस इज आवर फेट, दिस इज आवर डेस्टिनी। मगर बहरहाल वो हमारे हैं, और ये मुसलमान जो हैं ये गैर हैं। इन मुसलमानों ने हमें ऑप्रेस किया, इनसे हम नफरत करते हैं। इन मुसलमानों ही की वजह से हमारी सब तकलीफें हैं। और रोज सुबह जब हम उठ के कहेंगे कि हमें मुसलमानों से नफरत है, तो देन इट विल बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो यही चीज को मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे मैं खुद भी आई एम नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एंड दैट इज रिस्पेक्ट। मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी जी और उनके बारे में जो गांधी जी ने कहा वो सब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। मगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इसकी बहुत मैसिव स्ट्रेटजी बननी चाहिए, जिसमें जिन लोगों का जिक्र अरविंदर ने अभी किया, जो पहली मीटिंग का जिक्र किया, जिसमें फारूक शेख थे और तीस्ता सितलवाड़ थी, और वो थे इम्तियाज अहमद ने वो मीटिंग शायद बुलाई थी, मैं भी शायद उसमें थी। मगर वहां से ये बात शुरू हुई, दिस इज पोस्ट बाबरी। और अब हम ऐसे हमारी जो मेंटालिटीज जो हैं वो उस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि हम पढ़ ही नहीं सकते। हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे योगेंद्र ने कहा, हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी यहाँ फ्लिप किया, कभी वहां फ्लिप किया। we've just lost the capacity to read. अब जरूर मैं ये दुआ मांगूंगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वो किताबों को छूना सीख जाएं, क्योंकि आज जिसको देखते हैं वो अपने टैबलेट पे पढ़ता है। किताबों को छूना, पलटना सीख जाएं, बट let that come when it will come. इस वक्त की स्ट्रैटेजी इस वक्त के माहौल के साथ, इस वक्त के हालात के साथ टकरानी चाहिए। चाहे उसको आप सत्य शोधक आर्मी कहें, चाहे आप ट्रूथ आर्मी कहें इंस्टेड ऑफ ट्रोल आर्मी, मगर हमें, और ये भी बात, इस बात से भी मैं सहमत हूं आपके योगेंद्र, कि आपने जो कहा कि ज्यादातर थिंकिंग पीपल हु आर थिंकिंग, द इंटेलेक्चुअल्स, द फिल्म मेकर्स, और जितने जो सबसे ज़हीन लोग हैं वो हमारे जुमरे में हैं, वो हमारे साथ हैं। मगर हमने कभी we haven't found a way कि कैसे हम उस इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ को कैसे हम उसको चैनलाइज कर सकें, मोबिलाइज कर सकें। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो ये वक्त बहुत ही दर्दनाक है, और जितने लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हैं सबके दिल में वही दिल धड़क रहा है जो मेरे दिल में, जो मेरे धड़क रहा है। तो इसलिए मैं, बट अगेन वी आर टॉकिंग टू पीपल जिनके who are all on the same page। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपने एक बहुत ही इनके आज हमने गणेश शंकर विद्यार्थी जी के की मेमोरी में आपने जो बात उठाई है वो बात बहुत प्रैक्टिकल है। और वी हैव टू थिंक इन लकीरों पे, हमें अपनी सोच को इन लकीरों पे डालना चाहिए। तो बस मैं इतनी बात कह के और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी बात खत्म करती हूँ कि लेट्स थिंक ऑफ दैट रोड मैप। थैंक यू अरविंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा आपा। आप हमेशा की तरह जो दर्द जो आप महसूस कर रही हैं वो दर्द हम भी महसूस कर रहे हैं, और बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह की खाई अब हमारे समाज में बन गई है उसको कैसे पाटेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको, और ये मेरी अपनी लाइफ से। अभी मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे, और जब वो ट्रैवल कर रहे थे, जनरली वो बाय रोड जाते हैं, पर इस बार वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। और उसी दिन मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि माहौल बहुत खराब हो गया। जो योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही कि अपना और पराया की, तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो मेरा पहला सवाल उनसे था, आप ट्रेन में बैठ गए? बोले बैठ गए। मैंने कहा आपके आसपास लोग कैसे हैं, कौन लोग हैं? आप समझ सकते हैं कि ये सवाल अगर मेरे मन में आ सकता है, और ये मन में क्यों था? क्योंकि उनके मोबाइल में अजान लगी हुई है, उनके मोबाइल में 5 वक्त की अजान लगी है, और अजान मतलब इतना डर अगर मैं महसूस कर सकती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी मतलब जो लोग हैं, हम लोग जिस स्थिति में जो वी आर इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन, स्टिल हम लोगों को इतना डर, इतना घबराहट है। तो आम व्यक्ति जो रोड पे है, वो माँ जिसका बच्चा सुबह कॉलेज जाता है, वो माँ
जिसका बच्चा फेरी लगाने जाता है उसके मन पे क्या गुजर रही है। और ये भी बहुत सही कहा सैदा आपा, हमारी तादाद ज्यादा है पर हम इनको इकट्ठा कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें किसी न किसी तरीके से इकट्ठा करना होगा। शाहीन बाग में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने एक चीज सोची थी, वो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोविड आया और वो खत्म हो गया, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हम 1 मिनट के लिए एक कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जहां जहां शाहीन बाग आंदोलन है वहां कहा जाएगा कि अंधेरे के वक्त 1 मिनट के लाइट ऑफ कीजिए, सो दैट अ सिंबॉलिक मैसेज गोज कि इतने लोग हमारे साथ हैं। तो हमें स्ट्रैटेजीज अपनी सोचनी होगी कम्युनिकेशन की। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, बिकॉज अभी कोविड ने हमें बहुत निराश भी किया, तो उसने एक ये जो साधन हमें दिया है जुड़ने का, और ये एक साधन है। हमारे पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस तरह का फिनेंस नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सही है दोनों ही लोगों की कि हमें जुड़ना है, कम्युनिकेट करना है और ये कोशिश करनी है आधा दिन, 1 दिन, 1 घंटा हम उन मोहल्लों और बस्तियों में जाएं, बात करें। हमारे सामने तो अभी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट पड़ी है जहां हमें जाना चाहिए, जहां हमें बात करनी चाहिए और लोगों के मनों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो डर और जो भय दोनों के ही अंदर है, वो उनको लगता है कि ये हमें मार डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। मुस्लिम्स को लगता है कि हम, लगता क्या उन्हें, तो जो रिजेक्शन और रिजेक्शन की जो फीलिंग अब फील हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इतने सालों में, 800 सालों 900 सालों में कभी इतनी फीलिंग हुई होगी जो आज उन्हें फील हो रहा है। प्रोफेसर आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप अपने विचार शेयर कीजिए। प्रोफेसर आनंद कुमार। आज का दिन हम लोगों के लिए यकीन का दिन है और हम जानते हैं कि जो सफर है इसमें कभी कभी बेहद निराशा के भी मौके आए, जहां सड़क टूटी मिली, आगे जाने का रास्ता नहीं था। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जब हत्या हुई उस समय ऐसा लगा कि अगर इनकी मौत गुंडों के हाथों हो सकती है तो बाकी का क्या होगा। लेकिन उसी को गांधी जी ने पलट करके एक यकीन दिलाया कि इस तरह की मौत ही सही मौत होती है, जहां आप अपने मकसद के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दें। मौत तो सबकी आनी है, लेकिन एक बिस्तर पर बीमारी के कारण मरे और एक सड़क पर समाज के लिए बलिदान हो जाए, तो उस मौत को समझो। अभी जो बात योगेंद्र जी ने बताई, सईदा जी ने कहा, इसको हम और नजदीक से जब देखें तो एक ही सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। इस सवाल को खोलने के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी ने जो कोशिश की है, पहले बातों को समझने के लिए और गुंजाइश क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या जरूरतें, उनको पहचानने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं और आप सब उस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछले 3 महीने में 19 दिसंबर का जो हरकत हुई हरिद्वार में, वो तथाकथित धर्म संसद के नाम पर कुछ गेरुआ लुंगी और पजामा और कुर्ता और शॉल पहन करके लोग हिंदुओं के नाम पर ठेकेदार बन करके कुछ ऐलान कर रहे थे। तो उसके बाद से जो अभी तक हम लोगों ने 3 महीने में जिससे भी संपर्क किया, 1 घंटे की नोटिस दी तो कहा कि हाजिर हैं, 1 हफ्ते की नोटिस दिया तो कहा हाजिर। ये जो सईदा हमीद जी हैं, इनकी शख्सियत के बारे में क्या बयान किया जाए। लेकिन ये पिछले 3 महीने में कम से कम इन्होंने 10 बार अपना वक्त दिया है। योगेंद्र यादव आज दूसरी बार इतना लंबा सोचा समझा बयान दे रहे हैं। अभी 30 जनवरी को उन्होंने वक्त दिया था, आज 24 मार्च को दे रहे हैं। अनिल नौरिया तो उस टास्क फोर्स में ही आ गए हैं। और आज मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आशीष नंदी जी जैसे लोग आज की शाम को शानदार बना रहे हैं। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बीच में लोगों ने संपर्क करके कहा है कि हम इसमें अपना जीवन दान करना चाहते हैं।
यानी हर काम को छोड़ के इसको करना चाहते हैं। तो उसी में से एक टीम बनी है जिसने कि ये काम मुमकिन बना दिया। मैं तो अभी हवाई जहाज से उतरा, बेंगलोर में था कल, और अभी गोवा तो पहुंचते पहुंचते, लेकिन मैं बताऊं बेंगलोर की खबर, वहां पर एक बड़े सेकुलर प्रोग्रेसिव और बहुत काबिल आदमी की शान में एक शाम बनाई गई। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चित्र पर माला चढ़ाई गई। लेकिन चर्चा हुई कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो कर्नाटक में नहीं होना चाहिए। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, इसको कर्नाटक से लोगों ने ये कहा कि वहां पर नादानी हुई, गैर जिम्मेदारी हुई, और जितनी संजीदगी से काम करना चाहिए था, जैसे किसी की माँ बीमार हो उसका पूरा इलाज करो, इस भाव से हम चुनाव में नहीं उतरे। और हमने खुद देखा कि किराए के भाड़े के लोग आ गए। कोई हैदराबाद से आया, उसने 100-200 लोगों को टिकट दे दिया। कोई नोएडा से, गाजियाबाद से आई, उन्होंने कुछ लोगों को टिकट दे दिया। कुछ और लोग दिल्ली से गए और वहां टिकट दे दिया। और जैसे चूहे कुतर जाएं एक खूबसूरत किताब को, वैसे जनता जो किताब तैयार कर रही थी, बदलाव की किताब, उसको ये चूहे कुतर गए। और अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब कश्मीर फाइल्स पर चर्चा हो रही है। तो एक जगह टिक करके चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव को और नजदीक से जांचने की जरूरत है। वहां उप मुख्यमंत्री हारा, 100 से ज्यादा सरकारी पार्टी के उम्मीदवार हारे, और एक जो बड़ी पार्टी है जो किसी की नहीं सुनना चाहती है, अपनों की भी नहीं सुनना चाहती है, उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो ये जो सच है उसको समझना होगा, जमीन का सच देखना पड़ेगा, और कुछ परिभाषाएं बदलनी होगी। जैसे आपने कहा कि लोग वक्त देना, जैसे मैंने कहा ना कि आप वक्त मांगिए तो वक्त देने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन ये भीड़ का माहौल बन गया, हुल्लड़ का माहौल बन गया। और इसमें कोशिश वो कर रहे हैं, जहां मैं आपको बताऊं जहां पर वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो है कि डर को फैलाने का। आप में से कौन है जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, लेकिन आप में से कौन है जो डरा हुआ है? बल्कि थोड़ी और हिम्मत बढ़ी हुई है, क्योंकि हम सब लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने से ज्यादा दूसरे को साफ दिमाग पाते हैं, रोशन दिमाग पाते हैं, यकीन के साथ आगे बढ़ने वाला पाते हैं। तो एक तो उनका यानी जो नफरत के सौदागर हैं, उनका एक विमर्श है, डिस्कोर्स है, और एक जो लोग पहले से इस मुल्क के सेवादार हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, उनका डिस्कोर्स। तो जो सेवादारों का, वफादारों का डिस्कोर्स है, उसमें सच की जो बात है, उसमें आपने देखा ना कि अभी योगेन कह रहे थे कि सच के सिपाहियों की जरूरत है, सत्यशोधक की जरूरत है। तो उसमें जो प्रचार चलते हैं, आप किसी भी एक मुद्दे को उठा लीजिए तो मालूम हुआ कि वो आधे सच से चलते हैं, फिर झूठ पर आकर के रुक जाते हैं। उनके पास आगे बंद गली है। लेकिन हमारी तरफ से लगातार सिलसिलेवार पब्लिक एजुकेशन का काम करने की जरूरत है। ये जो जनरेशन है जिसकी कि 2/3 आबादी है इस समय, उस बेचारी जनरेशन का कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों ने उनको ऐसी परिस्थितियों में डाल रखा है कि उनको इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में समझने का मौका भी नहीं है, लोग भी नहीं है, रिसोर्स सेंटर्स भी नहीं, किससे वो बात करें। तो इसीलिए आज ये जो YouTube शुरू हो रहा है, डॉक्टर रणधीर कुमार गौतम और उनकी टीम की मदद से, सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के, ऐसे कई, जो योगेन जी ने कहा कि कई लाख लोग हैं, तो उनसे कई 100 चैनल शुरू हो सकते हैं अलग अलग देशी भाषाओं। लेकिन उसको एक तरफ से करना पड़े। जैसे एक खेत है, उस खेत की फसल को खलिहान तक ले जाने के लिए कहीं से कटाई शुरू करनी पड़ी। फसल पकी हुई है, लेकिन उसको बैठ के खाली हम चर्चा करते रहते हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में परेशान होते हैं। जैसे मैं परेशान होता हूँ कि हमारी उम्र के
जो लोग हैं जो सियासत में जिनके पास मुहर है, लगाम है, लोग हैं, उनको कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि जब सांप्रदायिकता की आंधी चली 1960 से 2000 या 1990 के बीच में, तो हमारे बड़े नेताओं ने क्या किया था, तो हमको याद आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने किया था तो उनके सिलसिले से जुड़े हुए लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करते। ये मेरा गलत सवाल है। जवाहरलाल नेहरू एक अलग मिट्टी के बने इंसान का नाम था, जिसके लिए आंख के आगे किसी के साथ हो रही गुंडागर्दी अपने माँ बाप के साथ हो रही गुंडागर्दी से ज्यादा बुरी लगती थी, इसलिए वो भीड़ में निहत्थे कूद जाते। आज के जो लोग हैं होंगे उन्हीं की पार्टी के, लेकिन उनका सिलसिला बिल्कुल है, उनकी पैदाइश अलग, उनका डीएनए कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। वैसे राम मनोहर लोहिया, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 में, तो राम मनोहर लोहिया ने बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में बड़े पब्लिक जलसे किए और कहा कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में भारत की हार कबूल नहीं है, लेकिन ये युद्ध पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेनाओं के बीच में है, ये हिंदू और मुसलमान का युद्ध नहीं है। और उसको उन्होंने उसी सभा में आखिरी कार्यक्रम क्या रखा कि मुसलमान के घर से सब्जी मंगाई, हिंदू के घर से पूरी मंगाई और हजारों लोगों का सहभोज कराए। तो ऐसे ही आपने इम्तियाज अहमद साहब का, ये सुब्बा राव साहब अभी गुजर गए, वो बिना बुलाए कॉलेजों में पहुंच जाते थे, पहले से खबर दे करके, और फिर इकट्ठा करते थे और खुद गाते थे। जब 80 बरस का 90 बरस का बूढ़ा गाता था तो बाकी नौजवान, उनके साथ टीचर, उनके साथ कर्मचारी सब गाने लगते थे और 1 घंटे में ऐसी थेरेपी वो करते थे कि वो महीनों के लिए कामयाबी का सिलसिला बनाती थी। तो हमारे टीचर प्रोफेसर इम्तियाज अहमद कहते हैं कि प्रभात फेरी होती थी उनके बचपन के दिनों में। तो दिन भर तो काम अपना लोग करते थे, लेकिन सवेरे थोड़ी देर के लिए तिरंगा लेकर के तरह तरह के कौमी तराने गाते हुए अपने मोहल्ले से गुजर जाते थे और पूरे दिन भर के लिए, जैसे कहें कि जागते रहो का माहौल बन जाता था। तो लोग हैं, उनके पास कुव्वत है और पहले से ज्यादा कुव्वत है। अभी जब आप देख रहे हैं ना कि इसमें कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं, अगर ये पूछा जाएगा कि योगेन जी को सुनने के लिए कि किस किस शहर से लोग जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए तो कई लाख रुपए का टिकट लगता। लेकिन इस मशीन की काबिलियत देखिए कि अपने अपने लिविंग रूम में बैठ करके हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं और उसी भावना में आ गए हैं। जो गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग होती या जेएनयू में मीटिंग होती या इंडिया इंटरनेशनल में मीटिंग होती, तो वो भावना होती। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पक्ष में, उनके पक्ष में टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस अंदाज में सईदा हमीद, अनिल नौरिया, आशीष नंदी, योगेंद्र यादव मंच पर आकर के इस तरह के स्क्रीन पर, और इसमें आज मैं देख रहा हूँ रजी साहब हैं, वाशिंगटन से जुड़े हुए हैं, कई लोग विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इस अंदाज में उनका कोई इंटेलेक्चुअल, उनका कोई सिपह सालार आने की हिम्मत नहीं करता। वो गुंडों को, लफंगों को लाते हैं, कभी हरिद्वार में, कभी यहाँ, कभी वहां। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो गलत मोड़ पर देश को ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सवाल बदलने होंगे और हमारा सिलसिला, कल मुझसे किसी ने कहा, तो मैंने कहा कि तुम अब बिल्कुल मुझसे बहस नहीं करो कि बड़ा काम करना है और आपको हम बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं, बेंगलुरु में आऊंगा ही नहीं। हाँ, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें अपने नजदीक के लोगों को जोड़ो, फिर हम लोग को भी जोड़ो, हम लोग उसमें शामिल होंगे। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी वाली। और अगर ये 750 पौने 800 जिलों का देश है, अगर जिला स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे तो जो झूठ का एक तूफान फैला हुआ है वो अपने आप उसका मुकाबला होगा। वो कहेंगे ग्वालियर में तो नहीं, अभी एक वीडियो आया झांसी का, कहा कि झांसी में कुछ बेटियां हैं वो नकाब में थी, हिजाब में थी और हमें मारा जा रहा है, पिटा। तो हमने झांसी के दोस्तों से फोन करके कहा, फिर कुछ मीडिया वालों से कहा कि भाई इसका पता लगाओ, ये सही है कि गलत है। और उस वीडियो में अपील की जा रही थी खाली मुसलमानों में इसको सर्कुलेट करो। हमने कहा कि ये किसी समझदार का तो वीडियो है नहीं। पता चला कि झांसी में ऐसी कोई हरकत ही नहीं थी। लेकिन इतना करने के लिए आपका नेटवर्क होना चाहिए ना, और वो नेटवर्क हमारे आपके पास है। आप किसी को भी अभी अंडमान निकोबार में चाहिए तो फोन कर लीजिए, अभी आप कश्मीर में चाहिए तो फोन कर लीजिए, 2 मिनट के अंदर कश्मीर आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन टेक्नोलॉजी की बड़ी पावर है। और दूसरी बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है,
कि हम सच के साथ हैं और हम मोहब्बत और एकता के साथ, जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। नफरत में इंसान घबरा जाता है, चाहे वो अपनों से नफरत हो, मियाँ बीबी के बीच में, भाई भाई के बीच में, कुनबे के बीच में, या धर्म और जात के आधार। लोग तो भाई कहीं इसको अब सुलझाओ, इसको खत्म करो, ये बहुत हो रहा। तो हमें अपने मकसद को देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करना होगा, और उसी में आज ये काम हुआ कि ये एक YouTube चैनल शुरू हो रहा है, जिसको कि हम एक रिसोर्स सेंटर बनाएंगे। जो बेहुदा सवाल हैं, उन सवालों को हम तरजीह देंगे और उन सवालों का जवाब हम वहां पर पेश करेंगे। किसी भी बच्चे बच्ची को जरूरत हो तो एकांत में खोल के इस YouTube चैनल को देख ले, और अगर उसको नहीं समझ में आए तो अपनी तरफ से बहुत फूहड़ भाषा में ही हमारे लिए कोई सवाल छोड़ दे, हम उसका जवाब देंगे। हम बड़े से बड़े इतिहासकार को, बड़े से बड़े कानूनविद को, बड़े से बड़े देशभक्त को इसमें जोड़ेंगे। और ये जो हमारी ताकत है कि कोई भी अच्छा आदमी औरत इससे जुड़ना चाहता है, बशर्ते कि आप उसको बुलाइए। बहुत से लोग ये कहते हैं, कल मैं एक बहुत पुराने 82 बरस के कर्नाटक के आईजी पुलिस और संसद सदस्य रह चुके एक शख्स से बात कर रहा था। उन्होंने कहा मैं तो थक गया हूं। हमने कहा क्या किया आपने कि आप थक गए सर? तो कहा मैंने एक ग्रुप बनाया था, 2-3 मीटिंग हुई, उसके बाद लोग नहीं आते हैं। तो हमने कहा कि आपको किस डॉक्टर ने कहा कि आप 82 बरस की उम्र में खुद मीटिंग करिए? अरे आप फेसबुक पर लिखिए, उसको हम लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। आप जो कर सकते हैं मैक्सिमम वो करिए। और हमारे लिए कितनी तारीफ की बात होगी कि एक पुराना आईपीएस ऑफिसर 82 बरस की उम्र में चेतावनी दे रहा है कि ये झूठ है, बकवास है या ये गलत है। उतना हमारे लिए काफी है। आशीष दा हैं, आशीष दा से हम 25 बरस की उम्र वाला अगर, या सईदा जी से कहें कि हम लोगों को धरना करना है जंतर मंतर पर, तो इनके समय की इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम मिनिमलिस्ट तरीके से कर रहे हैं और कहें कि नहीं आपका यूट्यूब में इंटरव्यू डालना चाहते हैं 10 मिनट का, दुनिया के लोग उसको देखें, क्योंकि ये सब मॉडर्न आइकॉन्स हैं। तो हम लोग अगर जैसे कहें कि मिनिमम यूज की स्ट्रेटजी में जाएंगे तो फिर थक ही जाएंगे। और ये सईदा जी से तो मैं बिल्कुल ना इत्तेफाकी करता हूँ। आपके दिल में जो अकेलापन है वो शायरी वाला अकेलापन होगा सईदा। आप तो इतनी ज्यादा सोशल हैं, इतनी अवेलेबल हैं, इतनी कनेक्टेड हैं, और आपकी इतनी डिमांड है कि मैं तो दुआ करता हूँ जब हम आपकी उम्र में हो तो मेरी इतनी ही लोगों में डिमांड हो और इतनी ही हमारी बात का वजन हो और लोग हमको सुनने के लिए इतने बेताब। आपका ये जो साइकोलॉजिकल फ्रेम है ये कतई उल्टा है। आपने कोई गलत आईना अपने घर में लगा रखा है जो आपको गलत खबर देता है। नहीं नहीं नहीं, you belong to the top 0.001% of icons, opinion makers, public intellectuals of this great country। ये मामूली लोगों का देश नहीं है। 1 अरब 30 करोड़ लोग मुल्कों में, ये मुल्क में एक सईदा हामिद हैं। इस जगह पर पहुंचने में कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी वो तो आप ही जानती हैं। लेकिन जहां आप हैं, जिस बुलंदी पर हैं, उनकी तरफ से बताइए ना किसी को। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना के उनको तवज्जो दी गई, किसी को इस कमेटी में डाला गया। आज भी वो लोग कौड़ी के 3 की औकात वाले भी नहीं है। मैं जरा सा स्टूडेंट लीडर वाले अंदाज में आ गया हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है उन लोगों को, उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया है, लेकिन जो जो काम दिया गुड़ गोबर कर दिया। एक फेल लड़की को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया। सारे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि इससे नालायक तो कोई सरकार ही नहीं आई। इतने लोगों में इसको शिक्षा मंत्री बनाने के लिए यही मिली थी। विज्ञापन देने वाला एक किरदार, दूसरों का लिखा स्क्रिप्ट पढ़ करके अपनी रोजी कमाने वाला किरदार, उसको हिंदुस्तान की शिक्षा का जिम्मा दे दिया जो मौलाना आजाद के जिम्मे था। ऐसे तो बिल्कुल दे आर नॉन कैपेबल पीपल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब जिनसे आप उम्मीद करते हैं अगर वो परफॉर्म ना करें तो उनको वो ड्यूटी से हटा देना चाहिए। और मेरा इशारा हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास की तरफ है। कर्नाटक में ये खबर है कि वो कहते हैं कि चुनाव तो ये हारने के लिए हर हरकत कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी जिसका लीडर एक पुराना प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी किसानों में बड़ी साख है, उस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है
कि वो पार्टी इधर जाएगी कि उधर जाएगी। अगर उधर गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी और इधर आई तो ये हार जाएंगे। इतना हम लाचार हो गए। उस पार्टी को उन्होंने कहा कि ये पार्टी वेलफेयर पार्टी बन गई, फैमिली वेलफेयर पार्टी बन गई, और उसका एक पूरी जमात पर कब्जा है, उसके वो ठेकेदार हैं। मैं गोवा की बात आपको बता रहा हूं। गोवा में शुरू में तो कहा कि हम सरकार बनाएंगे, जब 2 हफ्ते चुनाव के रह गए तो बीजेपी से ज्यादा हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा लगा कि तो क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी का सारा गुस्सा बिखर गया, 3-4 जगह चला गया, और अब देश में खबर फैल गई गोवा जीत। गोवा वो कतई नहीं जीते, उनको आपने क्रिकेट की भाषा में हिट विकेट करा दिया, बेचारे मतदाता को आपने हिट विकेट करा दिया। ये 1946-47 में जो सियासी लोगों ने किया इस मुल्क के साथ, करीब करीब वैसी हरकत हो रही। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ देख रहे हैं कि मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का चांस है, मेरा विधायक बनने का चांस है। तो मेरा कहना है कि जिनको आप उम्मीद करते हैं, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो तकिया बदलने की जरूरत है, दूसरे लोगों को लाने की जरूरत है, और वही काम और ये मुल्क में जिले के स्तर पर करने का समय आ गया। सूबे के स्तर पर तो कई काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया स्तर पर तो कई प्लेटफॉर्म है, जिले के स्तर पर क्योंकि हरकतें जिले के स्तर पर हो रही। जैसे कहा अभी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ से हम लोगों का ताल्लुक है, वहां की एक कमेटी, वहां का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जरूरत है, और ये हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल नाउमीद नहीं हूं। मैं तो क्योंकि सवेरे उठ करके दूसरों का भेजा SMS पढ़ता था, व्हाट्सएप का वीडियो देखता था, तो मुझे लगता था कि दुनिया जहन्नुम में जा रही है। जब हम खुद व्हाट्सएप सर्कुलेट करने लगे, तो रोज आधा दर्जन तो अच्छी रिपोर्ट, ये जो बैठे हुए हमारे सामने अनिल नौरिया, इन्होंने कश्मीर के बारे में जो बहस शुरू हुई, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है कश्मीर का। ये 2005 में ये लिख चुके हैं, 2007 में लिख चुके हैं। They are achievers, they are performers, and there are many people. हम तो उसको समेट नहीं पा रहे हैं। We are not in a losing battle. Yes, we are losing certain level of confidence because we are making wrong expectations. जिनसे हमको घोड़ों की तरह से दौड़ने की उम्मीद है, वो असल में खच्चर हैं, वो घोड़े नहीं हैं, उन पर दांव मत लगाइए। और जिन पर भरोसा करना चाहिए, द न्यू जनरेशन बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कमिटेड है, बस खाली उसको एक विंडो चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हाँ, उसको भरोसा हो कि आप जब आपसे दरखास्त करेंगे ये लड़के लड़कियां, तो आप उनको हाँ कहेंगे, अवेलेबल। मैं अभी तो यही बात खत्म करूंगा क्योंकि मैं बहुत लालच में पड़ गया हूँ। इतने लोग इसको जुड़े हुए हैं कि अरविंदर 4 मिनट 5 मिनट में सबको करा दो तो और अच्छा रहेगा। और इसका जो 8:30 का टाइम है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जी बहुत धन्यवाद। आपकी बात सुन के बहुत बहुत हौसला होता है, और मुझे लगता है ये जो आपने बीड़ा उठाया और पिछले 3 महीने से जिस तरह से आप लगे हुए हैं, उम्मीद है, पर वही बात जो अभी निकल के आई है कि हम इसे कैसे प्रैक्टिकली अब कर पाए, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे हम जन जन तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड आई एम श्योर आपकी लीडरशिप में, सईदा आपा की लीडरशिप में, और तमाम जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सही बात कही, जो लोग जुड़े हुए हैं सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी और इस तरह की तमाम संस्थाओं के साथ जो काम कर रहे हैं सद्भावना के लिए। सर, आपको याद होगा हम लोगों ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भी JNU में सुबह प्रभात फेरियां निकाली थी, सद्भाव मिशन के बैनर के नीचे सुबह सुबह निकालते थे जब पूरी रॉयट्स थे ऑल ओवर इंडिया। आप थे, प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी जी आते थे, और फिर हम लोग सुबह सुबह निकालते थे और उस पर हम जो गांधी जी के बहुत सारे भजन गाया करते थे। तो वो बहुत जरूरी है, हमें जाके बैठ के बात करनी और चाय पीनी इन लोगों के साथ, और उनके माइंड जो कनेक्ट,
बहुत सही बात है जो आज की पूरी इस वार्ता में निकल के आ रही है कि हमें जो कनेक्ट बिल्ड करना है वो कनेक्ट शायद हम नहीं बिल्ड कर पाए हैं, और वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक हमारे पास बहुत बड़ा माध्यम है जो कर सकते हैं। एक साथी लिख रहे थे कि आज की जो आज की सभा का जो विषय है वो गणेश शंकर विद्यार्थी है और उन पे बात नहीं हो रही है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी उनके संदर्भ में ही बात हो रही है कि जो आज का माहौल है, जिस कगार पे हम खड़े हैं, उसमें हम गणेश शंकर विद्यार्थी की उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं, उस बेबाकी को याद कर रहे हैं। योगेंद्र जी ने बहुत शुरू में ही कहा कि जो 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 माध्यम जो उन्होंने हमें दिया है, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है कम्युनिकेशन की, क्रिटिकल एंगेजमेंट की, जो प्रोफेसर आनंद कुमार ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि क्रिटिकली एंगेज करना है, हमें उनसे डरना नहीं है, वो हमें डराने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पढ़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े। प्रोफेसर आशीष नंदी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस पे इतना अच्छा लिखा है कि जो वो बताते हैं कि किस तरह का प्रोसेस जो मन में अधरिंग का काम करता है और उसको कैसे काउंटर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं जो अपने विचार हमारे साथ रखना चाहें तो वो आमंत्रित हैं। They are more than welcome. Professor Ashish Nandi is there if he wants to share his views with us. Though we have very less time, but can we extend it for till 9 o'clock, sir? It's 8:45 हो गए, 9 बजे तक रखें इसको। जी हाँ, जरूर। देखिए, आपने चैट पर अगर ध्यान दिया हो तो बहुत गंभीर चैट भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है। जैसे एक दोस्त ने कहा कि आपकी परेशानी कुल मिला के कि हिंदू आपकी नहीं सुन रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हिंदू तो सुन ही रहा है भाई। अगर हिंदू नहीं सुन रहा होता तो 90 करोड़ हिंदू अगर पागल हो गए होते इनके बहकाने में तो खून की नदियां बहती और पूरा हिंद महासागर लाल हो जाता खून से। जी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। हिंदू तो सुन ही रहा है, मुसलमान सुन रहा है, शरीफ लोग सुन रहे हैं, गांव के लोग सुन रहे हैं। तो एक बात ये, जैसे दूसरा तो अब सॉरी, इसको बढ़ाइए क्योंकि दूसरा ये कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी आइडियोलॉजी फॉर इंडियन जर्नलिज्म पर वर्कशॉप करिए। तो वो भी एक बड़ी बात है कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म वेयर मीडिया वाज टेकन एज ए मिशन एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। गणेश शंकर विद्यार्थी के स्कूल में, उनके अखबार में प्रताप में सरदार भगत सिंह काम करते थे। जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो राष्ट्रीय आंदोलन की हर धारा को मिलाने का काम करते थे। नई उम्र के लड़के भी उनके साथ थे और बड़ी उम्र के राजनीतिक कार्यकर्ता भी। वो मीटिंग पॉइंट है। इसी तरह से कहा कि समर स्कूल का कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। समर स्कूल की तो बहुत दूर की बात है, ये तो मार्च का महीना है, समर तो मई में होगा ना। हम तो वीकली कंसल्टेशन का करेंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। जी जी। देखिए, आपने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। मधुमक्खी शहद भी बनाती है, लेकिन जब छत्ते को आप छेड़ेंगे तो ऐसा काटती है कि उसका इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग हर काम करेंगे और भारतीय इतिहास, भारतीय समाज, भारतीय अर्थशास्त्र, सांप्रदायिकता की राजनीति, सद्भाव की राजनीति, सब पर काम करेंगे और आप जुड़ने की कोशिश करिए। और हमारा पर्सपेक्टिव मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं क्लैरिफाई करते हैं? अरे भाई, वही तो बात हो रही है। मुस्लिम और हिंदू हिंदुस्तानी में जुड़ जाते हैं। वो सारे इसी शहर के, इस देश के नागरिक हैं और जो समस्याएं हैं वो सब में है, चौतरफा है। फंडामेंटलिस्ट को खाली हिंदुओं की बीमारी या ठेकेदारी है। कुछ दिन पहले सिखों में फैला हुआ था, कुछ दिन तक मुसलमानों में फैला हुआ, ईसाइयों में फैला हुआ है, बौद्धों में, जैनों में। फंडामेंटलिस्ट तो एक मिजाज है ना, एक दृष्टिकोण है जो औरत के खिलाफ जाता है, गरीब के खिलाफ जाता है, धर्म को ठेकेदारी में, धंधे में बदल देता है। तो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। मैं रोकता हूँ क्योंकि आशीष नंदी साहब तो शायद मेरे ख्याल से अब नहीं हमारे साथ जुड़े हुए, हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन रजी साहब हैं, अगर वो रजी भाई हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें या और कोई हमारे साथी अपना विचार रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। हमारे पास अभी
करीबन है 10-15 मिनट हैं। मैं 2 नाम आपको सजेस्ट करता हूँ। जी। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय नेता महेंद्र शर्मा जी जी, और बड़े समाजशास्त्री राजस्थान के राजीव गुप्ता जी। राजीव गुप्ता और भी जी। जो लोग बोलना चाहे चैट बॉक्स में अपना नाम दे दें, बुला लीजिए। जी 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 जी। महेंद्र जी। शर्मा जी अपनी बात रखें अगले 5 मिनट में, तो बड़ी बात होगी, क्योंकि मजदूरों के बीच में काम करते हैं। इनके संगठन के 1-2 नहीं 1 करोड़ सदस्य, 1 करोड़। महेंद्र शर्मा आनंद भाई शुक्रिया। देखिए हम लोग तो अपनी तरफ से, मैं तो खैर आजकल उतना सक्रिय नहीं हूँ, कुछ थोड़ा उम्र तो खैर 76 साल की उम्र को इतनी नहीं होती, मगर एक कुछ पिछले साल कोविड के बाद से कुछ सेहत का कुछ वो हो गया, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मजदूर आंदोलन में, यूनियनों में, इसमें उसमें कि ये सांप्रदायिकता का और इसका ये जो जहर जो है ये नहीं फैल पाए, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हैं। मतलब लोग चाहे घरों में वो करते हो, यूनियनों की मीटिंगों में, और उसमें वो नहीं करते, आपस में वो जो कॉमरेडरी जो है वो है, और उसको अब आपका कहना ठीक है कि उसको और आगे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। तो ये आपस में मिलके जो है, अभी तो अब हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं। 28-29 को 2 दिन की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, उनका है वो जो उनका आज वो भी था, यही जूम पे बड़ी पब्लिक मीटिंग थी जिसमें तपन सेन, सिद्धू साहब, अमरजीत कौर और दूसरे बड़े बड़े, संजीव रेड्डी और दूसरे सब बड़े लीडर थे। वो अभी खत्म हुई, उसके बाद ही ये मैंने इसमें ज्वाइन किया अपने में। तो जो है, जो सुझाव आए हैं मेरे ख्याल में उस पर हमें विचार करना चाहिए, और जैसा कि हम लोग 30 तारीख को मिल रहे हैं समाजवादी समागम में, तो मेरे ख्याल में उसमें भी इसके ऊपर चर्चा करके इसको वो करना चाहिए। मैंने तो जब भी कभी संभव हो सका, जब भी सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अटेंड करता था चुपचाप उसमें। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी भी, और मगर इसको जो है हमें और जो है आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें वो नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक है वो हार हो गई, वो दूसरे उसके और भी 50 कारण हैं, उस ढंग का संगठन नहीं था, कुछ और दूसरी एक परसेप्शन जो बन गया था वो था, वो खैर कोई नहीं, मगर फिर भी जो है कुछ भी कहो, यूपी में अभी भी जो है अगर उनको 44-45% वोट पड़ा है तो 55% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी को भी 3 करोड़ वोट पड़ा है, ये कोई कम नहीं होता। मतलब जो है बाकी सबका मिला लिया जाए तो वो तो खैर वो तो राजनीतिक मामला है, वो अलग से देखना पड़ेगा, मगर जो है इसको हमें बढ़ाना चाहिए। मतलब और इसके लिए वो आपका सुझाव जो ठीक है कि मतलब हमें देखो हम लोग तो भयभीत होते नहीं है, मगर जो ये जो माहौल है इसको भी थोड़ा सा जो है बदलने में हम लोग काम कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि उसमें हम सफल होंगे। तो इस वक्त तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि समय भी नहीं है, 9 बजने वाले हैं और दूसरे साथी भी हैं वो अपनी बात कहना चाहें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, और आपने बहुत सही बात की कि इस वक्त सब संगठनों को जो कि हमारे लाइक माइंडेड है उनको जुड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी तरीका से हम सब लोग एक छत के नीचे आए और काम करें और एक दूसरे से कनेक्ट पैदा करें, तो हमारी आवाज बहुत दमदार है, शोर वाली नहीं है। वो शोर मचाते हैं, दमदार, हमारी आवाज में दम है। पर ये है कि हो सकता है हमारी जो गति है वो थोड़ी धीमी है, इस गति को बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे लोगों के नेतृत्व में ये मुहिम आगे बढ़ेगी और इसको कामयाबी मिलेगी। प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी हैं क्या वहां पे? राजीव जी, अनिल भाई, शशि शेखर जी भी हैं, कोई भी साथी जो कुछ अपने विचार रखना चाहता हो या कुछ सुझाव देना चाहता हो कि हम आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि ये जो आज की गोष्ठी है इसमें ये मंथन की भी बहुत जरूरत है कि कैसे। अनिल जी बोलने की तैयारी में है। अनिल ये कह रहा था कि अपने विचार तो नहीं,
पर मैं गांधी जी और जवाहरलाल जी के कमेंट्स दो जरा पढ़ दो। एक तो ये जो गांधी जी, आपको आवाज साफ आ रही है? जी हाँ, अच्छी तरह से। एक तो जो गांधी जी ने टेलीग्राम दिया कराची से बालकृष्ण शर्मा को, जब उनको ये खबर मिली गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत के बारे में, तो ये टेलीग्राम है। बालकृष्ण शर्मा बहुत बड़े हिंदी के राइटर भी है थे और ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे और आज़ादी के आंदोलन में भी थे कानपुर में। तो उनको गांधी जी ने तार दिया, "Though heart bleeds, I refuse to send condolences over a death so magnificent as Ganesh Shankar. It may not do so today, but his innocent blood is bound someday to cement Hindus and Muslims. His family, therefore, deserves no condolences, but congratulations. May his example prove infectious." ये तो गांधी जी का तार था, और भी कई कमेंट्स गांधी जी ने करे थे। दूसरा जो जवाहरलाल जी का एक इस पे कमेंट है, जवाहरलाल जी ने स्पीच दी ऑल अनिल इंडिया। भाई, आप जरा माइक के नजदीक बोलेंगे, आवाज थोड़ी आपकी धीमी आ रही। जवाहरलाल जी ने अभी ठीक जो है। बोला वो सुनाई दिया? अब ठीक है। जी हाँ, गांधी जी का सुनाई पड़ा। जी हाँ। हाँ, तो जवाहरलाल जी का की तकरीर थी 27 मार्च 1931 के दिन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कन्वेंशन। और उन्होंने कहा, "आई एम ग्रेटली पर्टर्ब्ड बाय द रीसेंट हैपनिंग्स इन द कंट्री. The execution of Bhagat Singh and his comrades is a reminder of our inability to protect brave and patriotic young men. I have also heard in the afternoon of the tragic happenings at Kanpur, culminating in a large number of deaths." और आगे वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी का जिक्र किया जाता है आजकल तो कोई याद नहीं रखता। जवाहरलाल जी ने कहा, "It is reported that one of my very dear friends, Ganesh Shankar Vidyarthi, President of the UP Provincial Congress Committee, has been killed in the course of the rioting." मतलब ये हमें याद रखना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत तब हुई जब वो यूपी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के सदर थे। इस बात का रेफरेंस जवाहरलाल जी के सेलेक्टेड वर्क्स में मिलता है। पर आजकल जब गणेश शंकर विद्यार्थी की बात आती है तो कांग्रेस तक ये बात भूल गई कि वो कांग्रेस के ही यूपी के अध्यक्ष थे। और अभी ये चुनाव हुआ है और कहना ये चाह रहा हूं कि जो हम विरासत इस देश को मिली और कई हमारी तहरीकों को मिली, उसको हमें और मजबूती से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इंस्पिरेशन तो हम देते ही रहेंगे, पर वही जो मिस एजुकेशन हमारे पॉपुलेशन की आजकल हो रही है उसको काउंटर करने की तो बहुत सख्त जरूरत है। और इस काम में आप लगे हुए हैं, आपकी सोसाइटी वो बहुत ही काबिल तारीफ। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आवाज डॉक्टर शशि शेखर सिंह जी से भी आग्रह करिए। और सबसे बुजुर्ग आज के इस समागम में है श्री सुज्ञान मोदी, जिन्होंने गांधी जी और जैन तपस्वी श्रीमद राजचंद्र जी पर एक शानदार किताब अभी तैयार की है। डॉक्टर शशि शेखर जी। जी नमस्कार। मैं तो सुन रहा था और चिंता तो है, निराशा भी है, लेकिन आपकी बातों से हमेशा उत्साह भी मिलता है और फिर अंधेरे में रोशनी भी दिखाई देती है और फिर लगता है कि उस रोशनी को मिसाल बना करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए।
महेंद्र शर्मा जी ने भी जो बताया, मजदूरों के बीच में जो कॉमरेडरी है, मुझे लगता है किसानों के बीच में जो आंदोलन हुआ वो उम्मीद की एक किरण थी। ठीक है, चुनावी परिणाम उसके अनुकूल नहीं आए और किसानों की वो आवाज उन तक नहीं पहुंची। उसके बहुत सारे कारक गिनाए भी गए हैं और भी बहुत सारे कारक हैं। लेकिन ये तय है कि सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी लगातार समाज में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाह रही हैं और एक खास किस्म के हिंदू वादी संस्कृति का निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जो भारतीयता की संस्कृति नहीं। भारत किसी देश का ऐसा नाम नहीं है कि जिसमें किसी एक धर्म के भी कुछ लोग या कुछ संख्या वो भारतीयता के पर्यायवाची बन जाएं, ऐसा है नहीं। कोशिश जरूर हो रही है और तमाम तरह का, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ वो कह रहे हैं, एक खास नैरेटिव वो एक राजनीतिक कारणों से वो बना भी रहे हैं और उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो विरासत है हमारे पास, और खास करके गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार और समाज के सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार की जो बातें हैं, दुर्भाग्य ये है कि आज उनके विषय में लगातार जो लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही। हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों से कभी पूछ देते हैं। आज भी मैं पूछ रहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी को आप जानते हैं, तो अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। पॉलिटिकल साइंस के क्लास में अब कई बार लगता है कि ये तो दोष हमारा है, हम ही विद्यार्थियों को ये बात बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और शहादत हुई थी। तो ये बात भी है कि कई बार हमें अपने उन कमियों को भी ढूंढना होगा और उम्मीद तो हमेशा शेष है। और युवाओं तक हम कैसे पहुंचे, खास करके लगातार जो मीडिया का एक बड़ा करता है, वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ही चला रहा है और वही लोगों की सोच में और समझ को बनाने का काम कर रहा है। आप देखेंगे कि जो कुछ फैक्ट्स हैं वो नहीं उनके सोच का आधार है, तो सवाल है कि उसको कैसे काउंटर किया जाए और बिना उसको काउंटर किए हुए समाज में जो एक खास प्रकार से, जैसा कि योगेंद्र जी ने भी कहा, और कि हम क्या एक ट्रुथ आर्मी या सत्य शोधक समूह बना सकते हैं, ऐसी कोशिशें होनी तो जरूर चाहिए और उसमें युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। और जो लोग हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं या रिटायर्ड साथी हैं या जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी ये लगातार कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से बहुत हद तक ये कोशिश आगे बढ़ भी रही है। कल भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में लोहिया जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन हुआ और बहुत सारे लोगों ने कवि सम्मेलन में हिस्सेदारी भी की। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें जो कम्युनिकेशन की जो बात हुई है, क्योंकि कम्युनिकेशन में वो बातें उन तक पहुंचनी चाहिए, चाहे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के हिंदुस्तान की तो आज की राजनीति और जो मुद्दे हैं, समाज की जो चिंताएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर के जो कुछ हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे लगातार जो कुछ हो रहा है और उसके इतने घातक परिणाम आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लगातार विश्वविद्यालयों को इस प्रकार से बाध्य किया जा रहा है। यूजीसी में एक चेयरमैन अभी तुरंत जो कुछ उनका योगदान है जेएनयू को बर्बाद करने में सबके आंखों के सामने है। हालांकि जेएनयू जैसी संस्थाएं ऐसे वाइस चांसलर के कारण बर्बाद नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से अब पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए यूजीसी के चेयरमैन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, एक प्रकार का ठेका दिया गया है उन्हें, और वो उसमें उच्चतर शिक्षा को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तो हमेशा उनका एक प्रयोगशाला है। लगातार पिछले 10-12 सालों में किस प्रकार से कुछ कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ ऐसी हिमाकत की थी और उसके बाद इनका हौसला इतना बढ़ा कि लगातार ये ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको, जो हम लोगों ने जो मिशन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है
निराशा के बादल छट जाते हैं और अतीत जो है वो एक बेहतर वर्तमान के रूप में सामने आ सकता है और आएगा, ये हमारी उम्मीद है। हम सब संगठित होकर के प्रयास करें और युवाओं तक पहुंचे, हमारी कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी। श्री सुज्ञान मोदी जी और अंतिम प्रवक्ता के तौर पर मणिमाला जी। जी मणिमाला जी। जी सुज्ञान भाई जुड़ी हुई और फिर रणधीर को हम लोग जिम्मा दे देंगे धन्यवाद का। जी। श्री सुज्ञान मोदी जी। सुज्ञान मोदी नहीं सुन पा रहे हैं। मणिमाला बहन, मणिमाला जी। ध्यानेश्वर जी ने पूछा है कि सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा। गूगल डॉक्स शायद वो फीडबैक फॉर्म वो फिल कर देंगे तो मिल जाएगा। मुझे मणिमाला जी हैं। मणिमाला जी। जी मैं कह रही हूँ कि आज तो वक्त बहुत हो गया, मुझे अगली बार के लिए रहने दीजिए। अच्छा जी। जी सुज्ञान मोदी जी भी अभी जी अपना हाथ। मोदी जी हैं। हाँ जी। जी सुज्ञान मोदी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज बहुत दिनों के बाद में सुना मैंने और आनंद कुमार जी को और सभी को सुन के आत्मविश्वास है प्रखर हो गया है। निराशा के जो कर्तव्य है डॉक्टर साहब ने कहा था, तो आशा की किरणें हैं अभी भी प्रज्वलित है और हमें विश्वास है कि नवयुवकों के साथ में लेके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सभी साथियों का अपने विचार रखने के लिए, आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए उसके लिए सुझाव देने के लिए। मैं गौतम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार साझा करें और इस सभा की समाप्ति के जो उत्तरदायित्व है उसको निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी के तरफ से जो आज की जो गोष्ठी रखी गई थी, वो ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत को याद करना था जिनकी बहुत जरूरत है हमें, और खासकर पत्रकारिता जगत में जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है और दूसरी जो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो समावेशी राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। गांधी के से प्रेम भी है उनको, और भगत सिंह के फौलादी जिसको कहते हैं नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, उससे भी प्रेम है। तो इसीलिए खासकर पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको हमें बिल्कुल गणेश शंकर विद्यार्थी को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है वो आए। चूंकि क्या हो जाता है, मैं बच्चों के ऊपर थोड़ा कुछ काम किया हूँ, और जो आइडियोलॉजी को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है, गांधी वाले थोड़े भगत सिंह को लेके परेशान हो जाते हैं, भगत सिंह वाले गांधी को लेके परेशान होता है। अगर वो गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल उनको एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी। और आज के जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जैसे हमारे पत्रकार लास्ट ईयर उनको अवार्ड दिया गया, रविश कुमार जी को गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड, तो बिल्कुल हमें इस तरह से इनकरेज भी करना चाहिए। और सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी के तरफ से भी एक पत्रकारिता के जगत में हम लोग भी इस तरह का पुरस्कार का आयोजन कर सकते हैं। और किसी कवि ने जो कहा है, अजीत अंजुम जी को दिया क्या था, हमारी बात बीच में काट रही है कुछ पहले। जी जी, अजीत अंजुम जी हो गई, तो रविश कुमार जी हो गए। तो ऐसे सिपाही जो कलम के सिपाही हैं, वो कहा गया है कि जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है। और जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। तो इस तरह के जो राइटर हैं, पोएट हैं, पत्रकार हैं, उनको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी समय हो गया है, तो सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी सद्भावना समाज की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन।
प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव जी चले गए। हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ समाज विज्ञानी, आशीष नंदी साहब जुड़े, शशि शेखर सिंह, प्रोफेसर शशि शेखर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े। इसके अलावा डॉक्टर अनिल नारायण जी और आज को साइदा हमीद जी, जिनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है, और एक उनका एक स्पीच बिल्कुल थेरेपिक स्पीच होता है, जो इंसान सुनने के बाद ही उनमें ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा आने लगती है। प्रोफेसर आनंद कुमार की जो स्पीच है वो उसी कड़ी में। तो हम जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनका मार्गदर्शन, आप लोगों का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा जो टीम अब शुरू हुआ, हमारे पास 25 वॉलंटियर्स हैं। तो जो ट्रुथ सेना, जो तरुण सेना जयप्रकाश नारायण और विनोबा के द्वारा बनाया गया था, तो आज के पोस्ट ट्रुथ के जमाना में, जिसमें प्रोपेगेंडा ट्रुथ बन गया है, तो सच्चाई के चीजों को जो है लेके हम युवा ही आगे चल सकते हैं। और चूंकि हम टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो हमने तकरीबन 5000 वीडियोस जो है वो महीने के हिसाब से जो है बनाने का एक संकल्प लिया है। और उस संकल्प में आप सभी लोगों का, जो भी हमारा आज इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब 2 वीडियो, और जो आप लोगों का सहयोग है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, हम उस प्लेटफॉर्म को अपनी क्रिएटिविटी के साथ पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे और आप पब्लिक ओपिनियन को नर्चर करेंगे। इसी और अच्छा सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको एक आशा की किरण मान के, उनकी आइडियोलॉजी को आशा की किरण मान के हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। बहुत अच्छी खबर आपने दी। जो ये आपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सर की नेतृत्व में तो सर आप तो बिल्कुल फॉर्म में हैं। फॉर्म में नहीं है आपकी। नहीं, बहुत अच्छा सर। वो चीज हमें आप नजर आ रही है जब आप कभी कभी उस टैश में आ जाते थे। यही कहूंगा, खजाना है, खजाने को पहचानो। और अभी अनिल नौरिया जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि दोनों ट्रिब्यूट जो आपने पढ़ के सुनाया गांधी जी का और जवाहरलाल जी का, उसको भेज दीजिए। तो रणधीर गौतम इस यूट्यूब की फर्स्ट एंट्री उसी 2 ट्रिब्यूट को बनाएंगे। जिससे कि एक साथी ने पूछा ना कि तुम लोगों ने तो गणेश शंकर विद्यार्थी की चर्चा ही नहीं की, तो गांधी और नेहरू का ऑथेंटिक ट्रिब्यूट आ गया, तो इससे बड़ी शुरुआत क्या होगी। तो फिर आप देखेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी पर पूरा एक वीडियो भी हम बनाएंगे मणिमाला जैसे किसी प्रामाणिक पत्रकार से, क्योंकि जिनके वो रोल मॉडल हैं, जिनके वो मार्गदर्शक हैं, आइकॉन हैं, उनसे हम आपके सामने बात रखवाएंगे। और फिर ये जो तमाम लोग पत्रकारिता की आड़ में उस विरासत का सत्यानाश कर रहे हैं, उनसे हम दूर ले चलेंगे और असली पत्रकार क्या होता है बताएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी की कहानी के जरिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल भाई को भेज दीजिए जल्दी से जल्दी। नमस्कार। थैंक तो यू। आज की सभा खत्म, समाप्त किया जाए। नमस्कार। आनंद भाई जी, कल निकल रहा हूँ देहरादून के लिए जी, तो फिर आके फिर भेजूंगा आपको जितना भी। कोई बात नहीं, मैं इंफॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड हो गई है, मैं एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा जी। बहुत बधाई, बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया।